आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरों वाले आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करके शेयर किए। दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 4 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर नॉर्थ एवेन्यू थाने के अलावा कई जगह दर्ज हुई है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो शेयर किए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों को मॉर्फ कर इस्तेमाल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन वीडियो पर आपत्ति जताई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आप नेताओं पर केस दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। ये चुनाव आयोग का प्रथम जिम्मेदारी है कि वे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। यहाँ तो उल्टा देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने जा रहे हैं, उन पर एफआईआर हो रही है। हमें पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि वे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। और दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुछ नाम पुराने नेताओं के हैं तो कुछ नए चेहरे यहां दाव लगाते नजर आ रहे हैं। ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी को आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान के सामने उनको उतारा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने अरीबा खान को ओखला विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को पटेल नगर से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने गोंडा सीट से वरिष्ठ नेता भीष्म शर्मा पर भरोसा जताया है। गोकुलपुर सीट से प्रमोद कुमार जयंत की जगह अब ईश्वर बागड़ी को टिकट दिया गया है। पालम से मांगे राम को तो वहीं आर.के. पुरम से विशेष टोकस को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि गांधीनगर से कमल अरोड़ा, मॉडल टाउन से कुंवर करण सिंह और शाहदरा से जगत सिंह पर भरोसा जताया गया है। सबसे चौंकाने वाला नाम मुंडका विधानसभा सीट पर धर्मपाल लकड़ा का है, जो आप विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही उन्हें टिकट मिल गया। कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। राहुल गांधी सीलमपुर में पहली चुनावी रैली कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस 62 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 26 नामों का ऐलान हुआ था। और 60 सेकेंड न्यूज में खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही। दिल्ली चुनाव में आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन होने वाला है। बीजेपी के 33 उम्मीदवार आज पर्चा भरेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। नामांकन के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा सुबह 11:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी और अलका लांबा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे रमेश पिथौड़ी पर्चा भरेंगे। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत कुमार गौतम और बिजवासन से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय और रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता पर्चा भरेंगे। बीजेपी नेताओं के नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आप और कांग्रेस नेता भी शक्ति प्रदर्शन के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। शकूर बस्ती से उम्मीदवार सत्येंद्र जैन आज पर्चा दाखिल करेंगे। जंगपुरा से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया दोपहर 12 बजे से बड़ा रोड शो करेंगे। जबकि बाबरपुर सीट से आप उम्मीदवार गोपाल राय भी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बादली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव आज अपना पर्चा भरेंगे। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की सड़क पर ढोल बैंड बाजे के साथ बारात निकली, लेकिन इस बारात में जो घोड़ी है उस पर कोई दूल्हा नहीं था, बल्कि पोस्टर लगा था दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सांकेतिक बारात निकाली, जिसमें बिन दूल्हे की घोड़ी घुमाकर बीजेपी से उसका सीएम उम्मीदवार पूछा गया। बिना दूल्हे की बारात भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। केजरीवाल के सामने उनका कोई चेहरा नहीं है, ये हम इस प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया और लिखा बिना दूल्हे की बारात, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इसे बताई। उनको अपनी हार पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है, तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। दिल्ली की सियासी लड़ाई भले ही दूल्हे पर आ गई हो, लेकिन बीजेपी की कोशिश सत्ता तक पहुंचने की है और आम आदमी पार्टी की सत्ता को बचाए रखने की।
और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की लकीर साफ कर दी है। उन्होंने अपने नेताओं को केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने के निर्देश दे डाले। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर दिल्ली में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी की एंट्री के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को केजरीवाल की नाकामियों का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों और नेताओं को केजरीवाल पर खुलकर हमले करने को कहा है। अपने नेता का आदेश मिलने के बाद इसका असर भी दिखने लगा है। कांग्रेस नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर सीधे हमले शुरू कर दिए। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम ये हमेशा कहते रहे, किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा भी होनी चाहिए। राहुल गांधी के निर्देश के बाद कांग्रेस अब साफ करो दिल्ली अभियान शुरू करेगी और केजरीवाल पर हमले जारी रखेगी। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली से जिस आदमी ने दिल्ली का सत्यानाश किया उससे बचाने का है। जो केजरीवाल हमेशा कभी भी सड़क पर नहीं आया किसी भी संवैधानिक चीज को बचाने के लिए, उसके खिलाफ। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से दिल्ली के स्कूलों में ईमेल के जरिए उन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी। अब दिल्ली में स्कूलों को धमकी देने वाले मामले में राजनीतिक धर्म का मामला भी, राजनीति जो है वो गर्म हो चुका है। अब आरोपी नाबालिग को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। आतंकी अफजल को बचाने के लिए कोशिश करने वालों तक के तार जोड़े जा रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में एक के बाद एक मिलने वाली बम की धमकी को लेकर दिल्ली पुलिस के खुलासे ने सियासी उबाल ला दिया है। 8 जनवरी को जो धमकी मिली उसकी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस जब आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी तक पहुंची तो हॉक्स कॉल का आरोपी एक नाबालिग निकला। नाबालिग का परिवार एनजीओ से जुड़ा है। ये एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुका है और मौजूदा वक्त में ये एनजीओ राजनीतिक दल की मदद भी कर रहा था। मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धमकी भरे ईमेल कैसे भेज रहा है। दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर अफजल और आप के तार जोड़ दिए। अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? बीजेपी के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। अरे तुम लोग अपने दफ्तर में रिपोर्ट तैयार करते हो, कहाँ से लेके आते भाई? क्यों आप कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पे ओछी राजनीति कर रहे हैं? और हर साल की तरह चूड़ा दही भोज इस बार भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। सियासत के बीच एक बार फिर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। बिहार में दही चूड़ा भोज पर सियासी बिसात बिछ रही है। राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने आवासों और पार्टी कार्यालयों पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। एनडीए जहां अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भी दही चूड़ा भोज के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस आज दही चूड़ा भोज देंगे, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को न्योता भेजा गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश और लालू एक बार फिर साथ दिखेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। लालू जी जाएंगे, कोई राजनीतिक कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नबीन भी दही चूड़ा भोज का आज आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एनडीए के नेता एकजुट होने का संदेश देंगे। जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती से चल रहा है, पांचों दल एक साथ मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और 60 सेकंड न्यूज में अब बारी यूपी के खबरों की। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतना समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतारे, जो अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। पीएम मोदी के साथ ये तस्वीर है चंद्रभान पासवान की, जिनको बीजेपी ने मिल्कीपुर का किला फतेह करने की जिम्मेदारी दी है। चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है, तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने चंद्रभान पर दाव लगाया है। चंद्रभान पासवान खुद 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। चंद्रभान की पत्नी कंचन अभी जिला पंचायत की सदस्य है। चंद्रभान खुद पेशे से वकील है। परिवार साड़ी के कारोबार से जुड़ा है।
चंद्रभान पार्टी की जिला कार्यकारिणी के मेंबर हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। हालांकि अवधेश प्रसाद ने चंद्रभान को बाहरी उम्मीदवार बता दिया है। यहाँ लड़ाइया नहीं भाई, मैदान साफ है। जो उम्मीदवार आया है हम नहीं जानते कौन है, वो बताते हैं कि बागी है। यही लोग कह रहे ताजे, ये इससे गाड़ी देते उतर। और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आज एक नई शुरुआत का दिन है। पार्टी के नए मुख्यालय का आज उद्घाटन होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मुख्यालय को कांग्रेस की बढ़ती संगठनात्मक और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनवाया गया है। पांच दशकों के बाद कांग्रेस मुख्यालय का पता 24 अकबर रोड से बदलकर 9A कोटला रोड हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन है। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन आज सोनिया गांधी करेंगे। कांग्रेस के 6 मंजिला नए मुख्यालय में तकरीबन 75 कमरे हैं। सूत्रों के मुताबिक नए दफ्तर का ताना बाना प्रियंका गांधी ने बुना है। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इस दफ्तर को अंतिम रूप देने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका है। सूत्रों के मुताबिक पूरी इमारत में तस्वीरों के जरिए कांग्रेस के इतिहास को उकेरा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दफ्तर 5वें फ्लोर पर है। चौथी मंजिल पर महासचिवों और तीसरी मंजिल पर प्रभारियों के कमरे हैं। सेकंड फ्लोर पर राष्ट्रीय सचिवों और फर्स्ट फ्लोर पर विशेष कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। और देश की ताकत आज और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौसेना के 3 युद्धपोतों राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय नौसेना की समंदर में ताकत और बढ़ने वाली है। पीएम मोदी आज नौसेना को 3 युद्धपोत की सौगात देंगे। नौसेना डॉकयार्ड में 3 युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। INS सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी जहाज है। ये दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विध्वंसकों में से एक है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। INS नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है, जो समुद्र में लंबे समय तक रहने और स्टील्थ वाली हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा INS वागशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना के सहयोग से किया गया है। इन युद्धपोतों का शामिल होना भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पीएम मोदी इसके अलावा नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे और महायुति के 231 विधायकों से भी बातचीत करेंगे। और 7 सेकंड न्यूज में अब बारी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज होने पर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं आरोपों पर अभी बडौली का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन गायक रॉकी मित्तल ने आरोपों से इनकार किया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली हिमाचल के कसौली में दर्ज इसी FIR की वजह से विरोधियों के निशाने पर है। FIR के मुताबिक आरोप है कि मोहन लाल बडौली और गायक रॉकी मित्तल ने कसौली के होटल में महिला का बलात्कार किया। घटना 1.5 साल पहले 27 जुलाई 2023 की बताई जा रही है। केस 13 दिसंबर को दर्ज किया गया है। FIR में आरोप लगाया गया है कि रॉकी मित्तल ने महिला को अभिनेत्री बनाने और बडौली ने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर झांसा दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगे तो कांग्रेस तुरंत हमलावर हो गई। भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेके अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो हकीकत दिखाती है, भाजपा की हकीकत दिखाती है। केस में आरोपी गायक रॉकी मित्तल आरोपों को गलत और पूरे मामले को बीजेपी के अंदर की लड़ाई बता रहे हैं। ये बीजेपी के नेताओं की आपस की लड़ाई है। मोहन बडौली जी ने भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना था, ये सारा उसको रोकने के लिए षड्यंत्र है। और 7 सेकंड न्यूज में खबर किसान आंदोलन की। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में किसान एकजुट होते नजर आ रहे हैं। वहीं कैथल के किसानों के समर्थन के बाद अब 100 से ज्यादा किसान आज से अनशन शुरू करने जा रहे हैं। किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका 50वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा, जिसकी वजह से उनकी सेहत गिरती जा रही है, लेकिन वो अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है
अब 111 किसानों का जत्था काले कपड़े पहनकर आज से आमरण अनशन की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही कैथल के किसानों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 50 दिन से अनशन कर रहे डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया कि किसानों के मुद्दे पर सरकार जरूर विचार करेगी। सरकार की तो आशा है, सरकार की हमारा लक्ष्य है कि जो जितना सम्मान आज किसानों को देश में मिलता है, ये मैं कह सकता हूँ इसमें कोई कमी नहीं है और जरूर किसानों की जो उनका मुद्दा जो है इस पे जरूर सरकार जो है इस पर प्राथमिकता देगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।